अतः गोली धंसने के बाद यानी अंतः स्थापन के बाद, अतः गोली धंसने के बाद, ये कह सकते हैं तुरंत बाद, अतः गोली धंसने के तुरंत बाद, अतः गोली धंसने के तुरंत बाद दरवाजा, तुरंत बाद दरवाजा 0.625 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूमना आरंभ करेगा। प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूमना आरंभ करेगा। ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 24 अपन ने सोल्व कर लिया है, जो कि एक बेहतरीन क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन अपने पास कंप्लीट हो गया है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 25, जो कि अपने आप में एक डेरिवेशन है, उसको अपन अब सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसे आप एक बार नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एज इट ऐसे कैसे। देखिए अब अपन लिख रहे हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 25, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन है, ये मान लो आप। अब इस क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं, देखो इसमें एक क्वेश्चन के रूप में कह रहे हैं, वैसे तो अपन एक तरह से इसमें घूनी टक्कर पड़ रहे हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि दो चक्रिकाएं हैं, यानी कि दो डिस्क हैं, जिनके जड़त्वागुण I1 और I2 है। ω1 और ω2 चाल से क्या कर रही हैं, घूर्णन कर रही हैं, और दोनों मिलने के पश्चात किस चाल से घूर्णन करेंगी, और इस प्रक्रिया के अंदर उसकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन आ रहा है, वो अपन को इसके अंदर ज्ञात करना है। तो देखिए पहले अपन इस क्वेश्चन को नोट कर लें। क्वेश्चन में कह रहे हैं दो चक्रिकाएं जिनके अपने अपने अक्षों, दो चक्रिकाएं जिनके
अपने अपने अक्षों, चक्रिका से मतलब एक तरह से यहां क्या है, डिस्क है, जिनके अपने अपने अक्षों, यानी कि अक्ष है क्या, चक्रिका डिस्क यानी चक्ति, चक्ति के केंद्र से पारित और तल के लंबवत, दो चक्रिकाएं जिनके अपने अपने अक्षों यानी कि चक्रिकाओं के अभिलंबवत, जिसे आप कह सकते हो चक्रिकाओं, चक्रिकाओं, दो चक्रिकाओं जिनके अपने अपने अक्षों यानी चक्रिकाओं के अभिलंबवत तथा चक्रिकाओं के केंद्र से तथा चक्रिकाओं के केंद्र से, चक्रिकाओं के अभिलंबवत तथा चक्रिकाओं के केंद्र से गुजरने वाले दो चक्रिकाएं जिनके अपने अपने अक्षों के सापेक्ष जड़ता हो, या उनके परितः भी कह सकते हैं, अपने अपने अक्षों के सापेक्ष जड़त्व घूर्ण, कैपिटल I1 वे कैपिटल I2 है, कैपिटल I1 वे कैपिटल I2 है, जो ω1 तथा ω2 कोणीय चालों से, जो क्रमशः ω1 वे ω2, जो क्रमशः ω1 वे ω2 कोणीय चालों से, जो क्रमशः ω1 वे ω2 कोणीय चालों से घूर्णन कर रही हैं, कोणीय चालों से घूर्णन कर रही है, ये इनकी कोणीय चाल रही है, उनके घूर्णन अक्ष संपाती करके, उनके घूर्णन अक्ष संपाती करके, उनके घूर्णन अक्ष संपाती करके आमने सामने उनके घूर्णन अक्ष संपाती करके आमने सामने यानी कि संपर्क में, उनके घूर्णन अक्ष संपाती करके आमने सामने, या यूं कह सकते हैं संपर्क में लाया जाता है, अब इसमें ज्ञात करवा रहे हैं। देखो नंबर फर्स्ट, पहले ये कह रहे हैं आमने सामने लाया जाता है। नंबर फर्स्ट, इस दो चक्रिका निकाय की कोणीय चाल क्या है? नंबर फर्स्ट, इस द्विचक्रिका निकाय की कोणीय चाल क्या है? पहला तो ये पूछा जा रहा है। सेकंड, इसके अंदर पूछा जा रहा है कि यह दर्शाइए कि इस समायोजित निकाय की गतिज ऊर्जा दोनों चक्रिकाओं की आरंभिक गतिज ऊर्जाओं के योग से क्या है? कम है। तो नंबर सेकंड यह सिद्ध कीजिए कि, यूं भी कह सकते हैं, यह सिद्ध कीजिए कि, या यूं भी कह सकते हैं यह दर्शाइए कि, यह सिद्ध कीजिए कि
इस समायोजित निकाय की गतिज ऊर्जा दोनों चक्रिकाओं की आरंभिक गतिज ऊर्जाओं दोनों चक्रिकाओं की आरंभिक गतिज ऊर्जाओं के योग से, इस समायोजित निकाय की गतिज ऊर्जा दोनों चक्रिकाओं की आरंभिक गतिज ऊर्जाओं के योग से कम है। क्या है? कम है। ये अपन को सिद्ध करना है। नंबर थर्ड और इसी क्वेश्चन में कह रहे हैं, नंबर थर्ड पार्ट के अंदर जो ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ऊर्जा में हुई इस हानि की आप कैसे व्याख्या करेंगे। ऊर्जा में हुई इस हानि की आप कैसे व्याख्या करेंगे। ये अपन को क्वेश्चन में थर्ड पार्ट पूछा गया है और साथ में ये कहा गया है कि ω1 इज नॉट इक्वल ω2, यानी कि दोनों ω1 और ω2 दोनों क्या है? डिफरेंस है। एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लें। अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं, यानी कि ये मानो ये एक डेरिवेशन थी जिसको कि अपनी इस बुक के अंदर इन्होंने एज ए क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है, जिसको कि अपन अब सोल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन को समझना। जैसा क्वेश्चन में कह रहे हैं दो चक्रिकाएं, ये एक तरह से यूँ कह सकते हैं जैसे आपने ध्यान हो कि आपने अप्रत्याश टक्कर पड़ी थी जिसमें कि ऊर्जा की हानि हो रही थी, सेम वही कॉन्सेप्ट है। इसे अपन कह सकते हैं घूर्णी टक्कर एक प्रकार से। अगर मैं इसे घूर्णी टक्कर, चलो इसी नाम से अपन इसे पढ़ लेते हैं, घूर्णी टक्कर, आपके टॉपिक ही सोल्व हो जाएंगे। घूर्णी टक्कर, रोटेशनल कोलिजन, ये लो। या इसे अपन कह सकते हैं क्लिच का सिद्धांत। जो वाहनों में जो क्लिच होती है वो इसी कॉन्सेप्ट पर क्या करती है? कार्य करती है। अब देखो भाई, इसको अपन सोल्व करें। घूर्णी टक्कर कैसे? जैसे कि एक चक्रिका ये है मेरे पास, एक चक्रिका मेरे पास ये रही जो कि अपनी अक्ष पर क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। इस चक्रिका का कोणीय वेग जो है वो है ω1, ये चक्रिका कोणीय वेग है। दूसरी एक अन्य चक्रिका ये रही, दो चक्रिका अपन ले रहे हैं। इस चक्रिका का ये लो, ये मैंने इसकी अक्ष ले दी है। इस चक्रिका का भी कोणीय जो वेग है वो है ω2 और इसका जड़त्वागुण है I1 और इसका जड़त्वागुण है I2। तो देखो, जो क्रम से कोणीय चाल से गुणन कर रही है उनके गुणनक संपाति करके आमने सामने संपर्क में लाया जाता है, यानी कि संपर्क से पूर्व। संपर्क से पूर्व या यूं कह सकते हैं संपर्क के बाद। संपर्क से पूर्व या यूं कह सकते हैं स्थिति क्या है? संपर्क के बाद। तो यानी कि यूं भी कह सकते हैं टक्कर से पूर्व या टक्कर के बाद। फिर टक्कर के बाद इन दोनों का एक ही कोणीय वेग हो जाएगा ओमेगा।
ये अपन चक्रिका दोनों को एक साथ मिक्स कर देते हैं। ये लीजिए, ये एक ही चक्रिका बन गई है। इस तरह से ये अपन ने चक्रिका बना दी है। अब ये एक ही कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रही है भाई, ये घूर्णन कर रही है। तो ये तो है इनके संपर्क से पहले वाली स्थिति और ये है संपर्क के बाद वाली स्थिति, यानी ये तो है बिफोर और ये क्या है, आफ्टर। अब अपन एक एक को सोल्व करते हैं। ये तो मैंने क्वेश्चन के रूप में, जो क्वेश्चन में टॉपिक थे वो अपन ले लिए हैं। अब एक एक पार्ट को अपन अब सोल्व करने जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट, पहला, यह है, पहले क्या पूछ रहे हैं, इस द्विचक्रिका निकाय के कोणीय चाल क्या है। तो देखो, द्विचक्रिका निकाय की कोणीय चाल, इसे अपन ज्ञात कर रहे हैं, या यूं कह सकते हैं उभयनिष्ठ कोणीय वेग हो गया दोनों का। उभयनिष्ठ कोणीय वेग इस नाम से भी ले सकते हैं, यानी कि इस द्विचक्रिका निकाय कोणीय चाल या उभयनिष्ठ कोणीय वेग। अब देखिएगा भाई कैसे निकालेंगे अपन क्या जानते हैं कि इन चक्रिकाओं के संपर्क में आने से पहले का कुल कोणीय संवेग संपर्क में आने के बाद के कुल कोणीय संवेग के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या कहा मैंने, चक्रिकाओं के संपर्क में आने से पहले का कुल कोणीय संवेग चक्रिकाओं के संपर्क में आने के बाद के कुल कोणीय संवेग के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए, इससे पहले प्रथम चक्रिका का अगर मैं कोणीय संवेग देखूं तो देखो, पूरी स्टेप ले देता हूं मैं। प्रथम चक्रिका का कोणीय संवेग, मैंने मान ली प्रथम चक्रिका का कोणीय संवेग क्या है, J1 है। तो J1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 ओमेगा 1। इसको एक लाइन के रूप में और अपन इसे बढ़ा दें। देखो, यहां ले लें अपन संपर्क के पूर्व, ये लो भाई, संपर्क के पूर्व प्रथम चक्रिका का कोणीय संवेग मैंने मान लिया J1 है। तो J1 इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1। फिर ले लो आप द्वितीय चक्रिका का कोणीय संवेग J2 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। फिर यहां इधर की स्टेप से मैं ले लेता हूं संपर्क के बाद, या इसमें एक लाइन और अपन जोड़ लें। यहां तो अपन ने इसको लिख दिया है संपर्क के पूर्व प्रथम चक्रिका का कोणीय संवेग, द्वितीय चक्रिका का कोणीय संवेग। फिर इसी में आगे ले लेते हैं। देखो भाई, इसके आगे की स्टेप्स को मैं यहां ले रहा हूं। निकाय का कुल कोणीय संवेग मैंने मान लिया ये क्या है, J इनिशियल, यानी कि प्रारंभिक। J इनिशियल इज इक्वल टू I1 प्लस I2, या J इनिशियल इज इक्वल टू J1 प्लस J2 होगा। ये पहली चक्रिका का कोणीय संवेग और ये हो गया है द्वितीय चक्रिका का कोणीय संवेग। तो J इनिशियल इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1
प्लस आई टू ओमेगा टू। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरे पास। जे इनिशियल इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। निकाय का कुल कोणीय संवेग हो गया है संपर्क के पूर्व। अब अपन बात करें संपर्क के पश्चात। संपर्क के पश्चात तो देखो भाई, संपर्क के पश्चात अगर अपन बात करते हैं तो देखो, संपर्क के पश्चात भाई दोनों संपर्क के पश्चात एक नियत कोणीय वेग ओमेगा से गुणन करने लगे। संपर्क के पश्चात देखो, मैं इसको यहां लिख देता हूं भाई, इसके बाद के स्टेप यहां ले रहे हैं। संपर्क के पश्चात प्रथम चक्रिका का कोणीय संवेग J1 डैश इज इक्वल टू I1 ओमेगा, क्योंकि संपर्क के बाद तो कोणीय वेग ओमेगा ही हो रहा है। द्वितीय चक्रिका का कोणीय संवेग J2 डैश इज इक्वल टू I2 ओमेगा। इसलिए निकाय का संपर्क के बाद, इसलिए निकाय का, ये तो अपने संपर्क के बाद ले ही लिया टॉपिक, इसलिए निकाय का कुल कोणीय संवेग मैंने मान लिया निकाय का अब कुल कोणीय संवेग J डैश है, तो ये हो जाएगा J1 डैश प्लस J2 डैश, यानी कि I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा, या J डैश इज इक्वल टू ओमेगा को आपने कॉमन ले लेना है, तो I1 प्लस I2। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। यहां तक अपन ने इस क्वेश्चन को भी देखो कर लिया है। तो पहले क्या पूछा जा रहा है, द्विचक्रिका निकाय की कोणीय चाल क्या है, ये अपन को इसके अंदर ज्ञात करनी थी। तो देखो यहां तक अपन ने इसको कर लिया है। अब एक बार आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बोर्ड फिर अपने पास शॉर्ट पड़ेगा, क्योंकि पूरी डेरिवेशन को अपन को इसमें कंप्लीट करना है। एक बार आप यहां तक नोट करें। अब अपन क्या करेंगे, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से आप क्या देखेंगे कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को अपन क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। या यूं कह सकता हूं मैं इसे, देखो इसे मैंने J इनिशियल कहा है, तो ये हो जाएगा द्वितीय चक्रिका का कोणीय संवेग, निकाय का कुल कोणीय संवेग J डैश की जगह इसे मैं कह देता हूं J फाइनल। ये लो, डैश की जगह मैं इसे फाइनल से लिख देता हूं, इसे मैंने J इनिशियल से लिखा है JI से। अब अपन कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत अपन इसमें लगाएंगे। अब देखिए एक बार आप इसे नोट करें, मैं इसे साफ करता हूं। देखिए
यह इक्वेशन 2 तक आ गई है। अब अपन क्या जानते हैं कि इनके संपर्क में आने से पहले का कुल कोणीय संवेग और संपर्क में आने के बाद का कुल कोणीय संवेग क्या होगा, बराबर होगा। यानी कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से देखिएगा, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये कहेगा कि संपर्क के बाद का कुल कोणीय संवेग JF और संपर्क से पहले का कुल कोणीय संवेग JI, यानी कि J फाइनल इज इक्वल टू क्या होगा, J इनिशियल होगा। अब J फाइनल कितना है मेरे पास, ओमेगा I1 प्लस I2, और J इनिशियल मेरे पास कुल कितना है, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, यानी कि उभयनिष्ठ कोणीय चाल ओमेगा का मेरे पास फॉर्मूला आ गया है I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 बटे में I1 प्लस I2। ये मेरे पास उभयनिष्ठ कोणीय चाल की इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 3। तो यही अपने पास यूं कह सकते हैं चक्रिका की कोणीय चाल, यानी कि द्विचक्रिका निकाय की कोणीय चाल का क्या आ गया है, व्यंजक आ गया है। और किसी गाड़ी में क्लिच इसी आधार पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो देखो यही द्विचक्रिका निकाय, यही द्विचक्रिका निकाय की कोणीय चाल का व्यंजक है, जो कि किसी गाड़ी, यानी कोई भी वाहन व्हीकल हो सकता है, जो कि किसी गाड़ी में क्लच, जो वाहन में क्लच होता है, जो कि किसी गाड़ी में क्लच का व्यंजक है, जो कि किसी गाड़ी में क्लच का व्यंजक है। और इसी में अपन लिख सकते हैं किसी गाड़ी में क्लच, इसको यहां से लिखें अपन, का व्यंजक है, यही अपन यहां से लिख देते हैं। इसी पॉइंट को भी किसी गाड़ी में क्लच, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी गाड़ी में क्लच इसी सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। तो ये अपन ने नंबर ए पार्ट इसका अपन ने सोल्व कर लिया है। अब अपन इसके बी पार्ट की बात करेंगे कि निकाय का बाद में जो है कुल गतिज ऊर्जा, संपर्क से पहले की जो निकाय की गतिज ऊर्जा है, संपर्क के बाद की गतिज ऊर्जा क्या है, कम है। इसका मतलब कैसे कह सकते हैं कि कम है, ज्यादा है? तो संपर्क से पहले की कुल गतिज ऊर्जा आप ज्ञात करें और संपर्क के बाद की कुल गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। संपर्क से पहले वाली कुल गतिज ऊर्जा में से संपर्क के बाद वाली कुल गतिज ऊर्जा को अगर अपन घटाते हैं और अगर वो मान धनात्मक आता है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा में क्या हो रही है, हानि। और अगर शून्य आता है मतलब गतिज ऊर्जा में कोई हानि नहीं हो रही है। और अगर ऋणात्मक आ रहा है इसका मतलब गतिज ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो अपन अब चेक करते हैं कि गतिज ऊर्जा का क्या मान आता है। ये तो अपन ने उभयनिष्ठ कोणीय वेग अपन ने ज्ञात कर लिया है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब अपन इसमें गतिज ऊर्जा वाला जो है स्टेप, उसको अपन अब सोल्व करने जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 3 तक अपन आ चुके हैं।
देखिएगा, अब अपन इसका सेकंड जो पार्ट है उसको अपन सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखो भाई, वही सेम पॉइंट, संपर्क से पूर्व प्रथम चक्रिका की घूर्णन गतिज ऊर्जा, मैंने मान ली कि ये है K1, तो ये हो जाएगी हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर। फिर ले लो आप द्वितीय चक्रिका की घूर्णन गतिज ऊर्जा K2, ये हो जाएगी हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। फिर अपन बात कर लें संपर्क के बाद, तो देखो चलो इसी में क्या कर लेते हैं, कुल गतिज ऊर्जा संपर्क से पूर्व, ये लो कुल गतिज ऊर्जा यानी कि K इनिशियल इज इक्वल टू ये है K1 प्लस K2, या K इनिशियल इज इक्वल टू हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, यानी K इनिशियल इज इक्वल टू, अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ गया मेरे पास, केवल हाफ आ रहा है, यानी I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ये 4 आ गई, थर्ड तक अपने पास पहले आ चुकी है। अब अपन बात करेंगे संपर्क के बाद, संपर्क के बाद कुल गतिज ऊर्जा, कुल घूर्णन गतिज ऊर्जा कर देते हैं। संपर्क के बाद कुल घूर्णन गतिज ऊर्जा, ये मैं ले ली भाई K फाइनल। तो देखो भाई ये क्या होगी, K1 डैश K2 डैश, यानी कि हाफ I1 ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि घूर्णन के बाद क्या है उनका, सॉरी संपर्क के बाद कोणीय वेग क्या हो गया है, ओमेगा हो गया, प्लस I2 प्लस हाफ I2 ओमेगा स्क्वायर, या मैं इसे कह सकता हूं K फाइनल इज इक्वल टू हाफ और ओमेगा स्क्वायर, दोनों ही अपने पास क्या आ गए हैं, इसके अंदर कॉमन आ गए हैं। तो मेरे पास ये वैल्यू रह गई है I1 प्लस I2 ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब देखो गतिज ऊर्जा टक्कर से, यानी कि यूं कह सकते हैं संपर्क से पहले की कुल गतिज ऊर्जा मेरे पास आ गई है, और संपर्क के बाद की भी कुल गतिज ऊर्जा मेरे पास आ गई है। तो इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, इसमें से मैं इसको घटा देता हूं, सही बात है। तो देखो इसलिए डेल्टा K इज इक्वल टू K इनिशियल माइनस K फाइनल, यही तो सिद्ध करना है कि अगर डिफरेंस ज्ञात करना है। तो देखिए भाई मैं इनकी वैल्यूज रख रहा हूं, K इनिशियल है हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, फिर है K फाइनल माइनस हाफ I1 प्लस I2 ओमेगा का स्क्वायर। अब इसके आगे की स्टेप्स देखिए, हाफ तो पूरे में से कॉमन आ रहा है मेरे पास, तो मेरे पास क्या रह गया है I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, माइनस I1 प्लस I2 ओमेगा का स्क्वायर। इस इक्वेशन को नाम देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 6। अब अपना एक काम रह गया है, इक्वेशन नंबर 3 में जो अपने पास ओमेगा की वैल्यू आई थी, उस ओमेगा की वैल्यू को अपन इस इक्वेशन 6 के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। एक बार आप इसे यहां तक नोट कीजिए, क्योंकि अब इक्वेशन बड़ी आएगी।
इसके आगे की स्टेप्स को अपन लिखेंगे। सेकंड पार्ट अपन सोल्व कर रहे हैं। इक्वेशन थर्ड से अपन इसमें ओमेगा की वैल्यू रखेंगे और इसकी सिंपल मैथमेटिक्स अपन को क्या करनी है, अब सोल्व करनी है। और अब कोई काम नहीं बचा अपने पास इसके अंदर। अब देखिए भाई, अब अपन करेंगे समीकरण 3 से ओमेगा इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपोन में I1 प्लस I2। समीकरण 3 से ओमेगा इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपोन में I1 प्लस I2 का मान समीकरण 6 में रखने पर, अगर समीकरण 6 में अपन इस मान को रखते हैं तब देखिएगा डेल्टा के इज इक्वल टू, यानी कि गति ऊर्जा में परिवर्तन अपन ले रहे हैं, इज इक्वल टू हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस, इसको थोड़ा सा अपन यूं ले लें ताकि यहां अक्षरों में असुविधा ना हो। माइनस I1 प्लस I2 ओमेगा का स्क्वायर है भैया। तो यहां अगर ओमेगा का स्क्वायर है मतलब इस मान को रखेंगे तो इसका भी होल स्क्वायर ही बन जाएगा, यानी I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 I1 प्लस I2 का ये लो होल स्क्वायर हो गया है। ये अपने पास इक्वेशन यहां आ चुकी है। अब देखिए इसकी जनरल मैथमेटिक्स अपन को सोल्व करते जाना है। यहां इक्वेशन में आ गया है I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन में I1 प्लस I2। ये स्टेप मेरे पास बच गई है और यहाँ इसके ऊपर ये होल स्क्वायर है, ये लो, ये स्टेप मेरे पास आ गई है। अब मैं इसे सोल्व करते जा रहा हूँ। देखो अब इसकी मैथमेटिक्स पे ही ध्यान देना है आपको। यहाँ देखें अब मेरे पास इक्वेशन इस रूप में आ गई है भैया। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, अगर पूरी इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ये एलसीएम के रूप में आएगा I1 प्लस I2। तो ये एलसीएम आ गया है तो ये इक्वेशन बन गई है I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर इनटू I1 प्लस I2 माइनस I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 का ये हो गया है होल स्क्वायर। ये लो, अब इसकी सिंपल मैथ अपन को सोल्व करते जाना है। देखिएगा क्या इसके अंदर आगे की स्टेप्स अपने पास आती हैं।
यहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतना है आपको। ये हाफ, देखो भाई I1 का स्क्वायर हो गया है, I1 का स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर, फिर है I1 I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, I1 का काम कंप्लीट, प्लस I1 I2 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस अब इसे आप a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोल लीजिए। a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोलते हैं तो अपन जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि स्टेप्स हो जाएगी I1 का स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2I1 I2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। ये मेरे पास पूरी इक्वेशन आ गई है। ये लीजिए अपोन में I1 प्लस I2। अब अगली स्टेप में आपको क्या करना है, ये बाहर माइनस का साइन है तो जैसे ही अपन इस ब्रैकेट को खोलेंगे अंदर के चिन्ह क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, डेल्टा के इज इक्वल टू देखो हाफ। अब मैं इक्वेशन के पद ले रहा हूं तो यहां आ रहा है मेरे पास I1 का स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस I2 प्लस I1 I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस I1 I2 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस I1 का स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस I2 का स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस 2I1 I2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, और इस पूरे के अपोन में आ रहा है I1 प्लस I2। ये लीजिए अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है वो देखो, I1 का स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर, I1 का स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। I2 का स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, ये भी इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मेरे पास रिमेनिंग पार्ट क्या है वो अब अपन को देखना है। आप देखो रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है उसको आप देखें एक बार, आप इसे इतना जो है इसको आप नोट करें, फिर इससे आगे के स्टेप्स को मैं देखता हूं। यहां तक आप नोट कर लें क्योंकि ये इस स्टेप की अपन को अब जरूरत पड़ेगी। देखो भाई हाफ, अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, I1 I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस I1 I2 ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस 2I1 I2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपोन में I1 प्लस I2। ये मेरे पास स्टेप्स आ चुकी है। अगर ये स्टेप आ चुकी है तो फिर देखें इसके अंदर डेल्टा के इज इक्वल टू क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, I1 I2 कॉमन आ गया और ये I1 प्लस I2 ये बाहर है। अब मेरे पास ब्रैकेट में बच गया है ओमेगा 1 का स्क्वायर
प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। यहां तक की स्टेप मेरे पास आ गई है। अब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ I1 I2 अपॉन में I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, और ये इक्वेशन हो गई है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। ये लो, और ये इक्वेशन नंबर मेरे पास आ गई है 7। अब देखो ये जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस मेरे पास कैसा आया है भाई, पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई है। तो देखो यह मान धनात्मक है। ध्यान रखना, ये गतिज ऊर्जा में, घूर्णन गतिज ऊर्जा में अंतर का एक तरह से फॉर्मूला आ गया है, कितनी हानि हो रही है। यह मान धनात्मक है जो यह दर्शाता है कि चक्रिकाओं के संपर्क के बाद की कुल घूर्णन गतिज ऊर्जा संपर्क के पूर्व की कुल घूर्णन गतिज ऊर्जा से कम है। चक्रिकाओं के संपर्क के बाद की कुल घूर्णन गतिज ऊर्जा संपर्क के पूर्व की कुल घूर्णन गतिज ऊर्जा से क्या है, कम है। तो यहां अपन ने फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पार्ट अपन ने सोल्व कर लिए हैं। अब नंबर थर्ड जो इसमें पूछा था, वो पूछा था कि भाई इसका व्याख्या अपन कैसे करें। तो देखो नंबर थर्ड को भी अपन ले लेते हैं। व्याख्या में ये रहे कि ये हानि कैसी हुई, तो अपन ये कह सकते हैं कि कुल घूर्णन गतिज ऊर्जा से कम है, अर्थात एक लाइन और ऐड कर देते हैं, अर्थात घूर्णन गतिज ऊर्जा में हानि होती है। नंबर थर्ड, गतिज ऊर्जा में हानि क्यों होती है, इसकी व्याख्या कर लें। तो अपन क्या कह सकते हैं, यह ऊर्जा हानि चक्रिका या आप कह सकते हैं चट्टी की संपर्क सतह की संपर्क सतहों, यो कहते हैं कि संपर्क सतहों पर घर्षण बल के कारण, कि संपर्क सतहों पर घर्षण बल के कारण यह ऊर्जा हानि चक्रिका की संपर्क सतहों पर घर्षण बल के कारण उत्पन्न होती है। घर्षण बल के कारण उत्पन्न होती है। ये लीजिए, यहां एक अपन ने क्वेश्चन नंबर जो 25 सोल्व किया था, ये अपने आप में एक डेरिवेशन, एक आर्टिकल था जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। आप एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। इसके अंदर अपन ने संपर्क के बाद उभयनिष्ठ कोणीय वेग अपन ने ज्ञात कर लिया है, या यूं कह सकते हैं टक्कर के बाद का वेग ज्ञात कर लिया है, एक तरह से उभयनिष्ठ। फिर उसके बाद इसमें ऊर्जा की कितनी हानि हो रही है, इसका भी व्यंजक अपन ने प्राप्त कर लिया है, और ऊर्जा में हानि क्यों हो रही है, इसका भी कारण अपन ने इसमें जान लिया है। यानी कि एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को अपन ने जो है इसमें कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी डेरिवेशन ही है, यानी कि उसके अंदर जो पूछ रहे हैं, उसके अंदर ये पूछ रहे हैं कि भाई जो जड़त्वाघूर्ण की जो प्रमेय है उसको अपन को क्या करना है, उसके अंदर अपन को सिद्ध करना है कि जड़त्वाघूर्ण की प्रमेय, लंब अक्षों की प्रमेय और समांतर अक्षों की जो प्रमेय है उनको अपन को प्रूफ करना है।